Hello guys, welcome back to my video. So let's start the video. Deep Sea Embers, Chapter 2, Kai Din Pele. जब ज़ो मिंग ने पहली बार उस अजीब दरवाजे को खोला था, तभी उसने इस दूसरी दुनिया को देखा था। ये उसका पहला मौका नहीं था। उस दिन जब वो नींद से उठा, तो उसने देखा कि उसका कमरा किसी अजीब बेनाम डिस्टॉर्शन की वजह से पूरी तरह बंद हो चुका था। बाहर की पूरी दुनिया घने काले धुंध से ढक गई थी और उसके कमरे से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, वो दरवाज़ा। आज भी उससे याद था जब उसने पहली बार दरवाज़ा खोला था। दरवाजे के उस पार कोई गली या बिल्डिंग नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़े जहाज का डेक था। और उससे भी ज्यादा डरा देने वाली बात तब हुई जब उसने नीचे देखा। उसका शरीर बदल चुका था, लेकिन उस वक्त उसके पास सोचने का वक्त नहीं था। बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढने के लिए उससे बार बार इस दुनिया में आना पड़ा। अब तक भी यूज नहीं पता था कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था, या ये विशाल और डरावना जहाज असल में क्या था। लेकिन इतनी बार आने के बाद उसने कम से कम इतना जरूर समझ लिया था कि ये जगह कैसे काम करती है। दरवाजे से गुजरते ही हमेशा की तरह उसके सिर में हल्का सा चक्कर आया। उसने तुरंत अपने नए शरीर की जांच शुरू कर दी। हाथ में पकड़ी पिस्तौल को ध्यान से देखा और अपनी पिछली यादों से कंपेयर किया। सब कुछ बिल्कुल वैसे ही था जैसे पिछली बार डेक छोड़ते वक्त था। लगता है हर बार दरवाजा क्रॉस करते ही मेरा शरीर बिना किसी दिक्कत के स्विच हो जाता है। उसने धीरे से कहा, अगर मैं इस तरफ एक कैमरा छोड़ सकता तो पता चल जाता कि जब मैं कैप्टन के कैबिन के दरवाजे से वापस अपार्टमेंट में जाता हूं, तब ये शरीर वापस बदलता है या नहीं। अफसोस, दोनों दुनियाओं की कोई भी चीज इस दरवाजे के पार नहीं जा सकती। इसलिए कैमरा लाना नामुमकिन है। लेकिन अपार्टमेंट में छोड़ा हुआ मेरा फोन रिकॉर्ड कर चुका है कि मैं काले धुंध के अंदर चला गया था। मतलब सच में मेरा शरीर दरवाजा पार करते ही बदल जाता है। डेक पर अकेला खड़े होकर खुद से बातें करना शायद किसी को भी अजीब लगता, लेकिन इस सुनसान और रहस्यमय गोस्ट शिप पर ज़ाओ मिंग को अपनी ही आवाज सुनना जरूरी लगता था। उसे लगता था जब तक उसकी आवाज गूंज रही है तब तक वो जिंदा है। समुंदर की नामकीन हवा चल रही थी जो उसके गहरे नीले कले कैप्टन कोट को हिला रही थी। ज़ो मिंग ने गहरी सांस ली। इस बार वो डेक के आगे नहीं बढ़ा, बल्कि धीरे से मुड़कर उस दरवाजे की तरफ देखा जिससे वो अभी अभी गुजरा था। उसने दरवाजे का हैंडल मजबूती से पकड़ा। अगर वो हैंडल घुमाकर दरवाजा अंदर की तरफ ढकेलता तो उसके सामने वही काली स्लेट रंग की धुंध होती, और उस धुंध के पार था उसका छोटा सा स्टूडियो अपार्टमेंट जहां वो सालों से रहता आया था। लेकिन इस बार उसने दरवाजा ढकेलने के बजाय उसे अपनी तरफ खींचकर खोला। क्रीक। भारी ओक वुड का दरवाजा धीरे से खोला। अंदर एक हल्का अंधेरा कैबिन था। कम रोशनी में उसने दीवार पर लटकी एक खूबसूरत टैपेस्ट्री देखी। एक तरफ शेल्व्स थी जिन पर अलग अलग डेकोरेटिव चीजें रखी हुई थी। बीच में एक बड़ा चार्ट टेबल रखा था और कैबिन के बिल्कुल दूसरे कोने में एक और छोटा दरवाजा था। उस दरवाजे के सामने गहरे लाल रंग का कारपेट बिछा हुआ था। अगर उस दरवाजे को अंदर की तरफ ढकेला जाए तो वो सीधा ज़ो मिंग के अपार्टमेंट में खुलता था, और अगर उसे अपनी तरफ खींचकर खोला जाए तो वो फिर से कैप्टन्स कैबिन बन जाता था। यही इस जहाज की असल हालत थी। ज़ो मिंग कैबिन के अंदर चला गया। जैसे ही वो दरवाजे से गुजरा, उसकी आदत के मुताबिक उसने बाईं तरफ नजर डाली। वहां दीवार पर एक फुल लेंथ मिरर लगा हुआ था और उस आईने में साफ दिख रहा था जिसमें ज़ो मिंग इस दुनिया में बदल चुका था। आईने में दिखने वाला आदमी लंबा और मजबूत कंधों वाला था। उसके घने काले बाल थे और चेहरे पर साफ सुथरी ट्रिम की हुई छोटी दाढ़ी थी जो उसे और भी सख्त और दबदबे वाला बना देती थी। उसकी आंखें गहरी थी
और बिना कुछ कहे भी उसके चेहरे पर ऐसी अथॉरिटी और खौफ था कि सामने वाला आसानी से घबरा जाए। उसकी उम्र 40 साल से ऊपर लगती थी, लेकिन उसके तेज नक्श और भारी नजर उसकी असल उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल बना देते थे। उसने एक शानदार और बिल्कुल साफ सुथरी कैप्टन्स यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, जो देखते ही बता देती थी कि वो इस जहाज का कैप्टन है। ज़ो मिंग ने अपने कंधे हल्का सा घुमाए, फिर आईने की तरफ देखकर एक मजाकिया सा मुंह बनाया। उसके हिसाब से वो असली जिंदगी में एक फ्रेंडली और आसान मिजाज इंसान था, लेकिन आईने में खड़ा ये आदमी बिल्कुल भी वैसा नहीं लग रहा था। एक पल बाद ही उसने हार मान ली, क्योंकि उसके मुंह बनाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा, पहले जो आदमी सिर्फ एक खौफनाक कैप्टन लग रहा था, अब वो किसी सीरियल किलर जैसा दिखने लगा था। तभी क्लिक क्लिक एक अजीब सी आवाज चार्ट टेबल की तरफ से आई। ज़ो मिंग ने बिना हैरान हुए उधर देखा। टेबल पर रखा हुआ लकड़ी का गोट हेड धीरे धीरे अपना चेहरा उसकी तरफ घुमा रहा था। उस पल वो लकड़ी का बना हुआ बकरे का सिर बिल्कुल जिंदा लग रहा था। उसकी काली ऑब्सिडियन आंखें सीधा ज़ो मिंग को घूर रही थीं, बिल्कुल बेजान लेकिन डरा देने वाली। पहली बार इसे देखने का मंजर ज़ो मिंग के दिमाग में चमक गया। उस वक्त वो इतना डर गया था कि उसकी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी पड़ गई थी, लेकिन अब उसके होठों पर बस हल्की सी मुस्कान आई। वो आराम से चार्ट टेबल के पास चल दिया। गोट हेड भी धीरे धीरे उसके साथ अपना सिर घुमाता रहा। उसकी गर्दन से सूखी लकड़ी के घिसने की क्लिक क्लिक आवाज आ रही थी। फिर उसके लकड़ी के बटन के अंदर से एक भरी और खुरदुरी आवाज निकली। नाम डंकन, ज़ो मिंग ने शांत आवाज में जवाब दिया। डंकन एबनोमार। जैसे ही उसने ये नाम बोला, लकड़ी के गोट हेड की आवाज तुरंत बदल गई। अब उसकी आवाज गर्मजोशी और खुशी से भरी हुई थी। मुझे बहुत खुशी है कि आपको अब भी अपना नाम याद है। आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपका शरीर कैसा है? क्या आप अच्छी नींद सोए? उम्मीद करता हूं कि आपने कोई सुहाना सपना देखा होगा। और वैसे भी आज समुंदर में सफर शुरू करने के लिए एक बेहतरीन दिन है। समुंदर बिल्कुल शांत है, हवा हमारे हक में चल रही है, मौसम ठंडा और सुहाना है, और सबसे बड़ी बात, ना कोई परेशान करने वाला नेवल ऑफिसर नजर आ रहा है और ना ही कोई बक बक करने वाला क्रू मेंबर। कैप्टन, आप तो जानते ही हैं कि ज्यादा बोलने वाले क्रू मेंबर्स कितने अनबेरेबल होते हैं। तुम खुद ही काफी बकबक करते हो। कई बार इसका सामना करने के बाद भी जब भी गोट हेड बोलना शुरू करता था, ज़ो मिंग के काप पट्टी दर्द करने लगती थी। उसने गुस्से से गोट हेड की तरफ देखा और दांतों के बीच से बोला, चुप। गोट हेड तुरंत बोला, जी कैप्टन, आपका वफादार फर्स्ट मेट, सेकंड मेट, बोट्सवेन, सेलर और लुकआउट इस बात को पूरी तरह समझता है। खामोशी की अपनी बहुत सी खूबियां होती है। एक बार मेडिसिन या शायद फिलॉसफी या आर्किटेक्चर के एक महान व्यक्ति ने, ज़ो मिंग को लगा उसका सिर फटने वाला है। उसने जोर से कहा, मैं तुम्हें कैप्टन के तौर पर ऑर्डर देता हूं, चुप रहो। जैसे ही उसने ऑर्डर शब्द बोला, गोट हेड एकदम खामोश हो गया। कैबिन में फिर से सन्नाटा छा गया। ज़ो मिंग ने हल्की सी राहत की सांस ली और चार्ट टेबल के सामने कुर्सी पर बैठ गया। फिलहाल इस सुनसान गोस्ट शिप का कैप्टन वही था, डंकन एबनोमार। एक अजीब नाम और उससे भी अजीब सरनेम। जब ज़ो मिंग पहली बार काली धुंध को पार करके इस जहाज पर आया था, तब बिना किसी वजह के उसके दिमाग में कुछ बातें अपने आप आ गई थीं। उसे पता था कि इस शरीर का नाम डंकन है। उसे पता था कि वो इस जहाज का कैप्टन है, और ये भी कि ये जहाज एक ऐसे सफर पर निकला हुआ है जो इतना लंबा और इतना दूर है कि उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। ये सब बातें ज़ो मिंग जानता था, लेकिन
बस इतना ही। इस शरीर की यादें बहुत धुंधली और अधूरी थी, जैसे वक्त ने उन्हें मिटा दिया हो और सिर्फ सबसे गहरी छाप ही बाकी रह गई हो। उन कुछ जरूरी बातों के अलावा सब कुछ खाली था। ऐसा लगता था जैसे उस सिर्फ इतना पता हो कि ये जहाज किसी बहुत ही अद्भुत मंजिल की तरफ जा रहा है, लेकिन वो मंजिल आखिर है कहाँ, इसका उस बिल्कुल भी अंदाजा ना हो। और जहां तक इस शरीर के असली मालिक असली डंकन अबनोमर का सवाल था, जो मिंग को धीरे धीरे यकीन होने लगा था कि वो आदमी बहुत बहुत पहले ही मर चुका था। उसके दिमाग में जो यादें बची थी वो किसी जिंदा इंसान की यादें नहीं लगती थी, बल्कि ऐसा महसूस होता था जैसे किसी मरे हुए गोस्ट कैप्टन की आखिरी और सबसे मजबूत यादें उसके अंदर रह गई हों। उसकी इंस्टिंक्ट्स बार बार उस चेतावनी देती थी कि कैप्टन डंकन की पहचान में कुछ बहुत ही गलत था। और इस जहाज पर, जहां बोलने वाला लाकड़ी का गोट हेड जैसी चीजें मौजूद थी, डंकन अबनोमार का राज शायद उससे भी ज्यादा खतरनाक था जितना जो मिंग सोच भी नहीं सकता था। फिर भी अगर उसे इस गोस्ट शिप पर सुरक्षित रहना था तो यूस इसी नाम के साथ जीना पड़ेगा, डंकन अबनोमार, क्योंकि लाकड़ी के गोट हेड की तरह इस जहाज की और भी कुछ चीजें हमेशा कैप्टन की पहचान की तस्दीक करती रहती थी। हो सकता है ये पूरा जहाज ही उसकी पहचान को वेरीफाई कर रहा हो, जैसे ये किसी तरह का सुरक्षा तंत्र, सेफ गार्ड हो, जैसे असली कैप्टन कभी भी अपना नाम भूल सकता हो। और अगर ऐसा हुआ तो कुछ इतना भयानक होगा जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। जो मिंग को नहीं पता था कि अगर कैप्टन डंकन अपना नाम भूल जाए तो क्या होगा, लेकिन एक बात का यूज पूरा यकीन था, अगर उसने गलत नाम बताया तो उसका अंजाम कभी अच्छा नहीं होगा। और चार्ट टेबल पर रखा हुआ वो लकड़ी का गोट हेड बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता था जो उस पर दया करे। फिर भी जब तक वो डंकन अबनोमर नाम का इस्तेमाल करता था, इस जहाज पर मौजूद हर चीज उसके साथ अजीब तरह की तमीज से पेश आती थी। कम से कम अब तक तो यूज ऐसा ही लगा था। जो मिंग या शायद इस दुनिया में डंकन, उसने इस बात को फिलहाल दिमाग से निकाल दिया। उसकी नज़र धीरे से चार्ट टेबल पर फैली हुई समुंदरी मैप सी चार्ट पर जा टिकी, लेकिन उस मैप पर कुछ भी आम नहीं था। ना कोई सफर का रूट, ना कोई निशान, ना ही जमीन का कोई टुकड़ा, ना कोई कोस्टलाइन, ना कोई आइलैंड, और ना ही दुनिया का कोई पहचान में आने वाला हिस्सा। उस मोटे और पुराने पार्चमेंट पर सिर्फ धुंध जैसी सफेद स्लेट रंग की लहरें फैली हुई थी। वो धुंध लगातार हिलती, मुड़ती और बदलती रहती थी, जैसे उसने कभी बने हुए असली रास्तों को पूरी तरह छुपा दिया हो। पूरी मैप में सिर्फ एक ही चीज साफ नजर आ रही थी, बिल्कुल बीचों बीच धुंध के अंदर दबा हुआ एक जहाज का हल्का सा साया। जो मिंग ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी जहाज नहीं चलाया था, लेकिन इतना तो वो भी समझ सकता था कि एक नॉर्मल सी चार्ट कभी ऐसा नहीं दिखता। बिल्कुल गोट हेड की तरह ये मैप भी किसी सुपरनैचुरल चीज से कम नहीं था। बस अभी तक यूज ये समझ नहीं आया था कि ये काम कैसे करता है। शायद गोट हेड ने महसूस कर लिया था कि कैप्टन का ध्यान आखिरकार मैप पर आ गया है। काफी देर तक चुप रहने के बाद वो फिर से हिलने लगा। क्लिक क्लिक क्लिक, उसकी गर्दन धीरे धीरे दाएं बाएं घूमने लगी। शुरू में उसकी हरकत बहुत हल्की थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी रफ्तार बढ़ने लगी। खड खड खड, आवाज तेज होती गई। कुछ ही पलों में पूरा गोट हेड इतनी जोर से कांपने लगा जैसे उसका दिमाग ही खराब हो गया हो। डंकन को एक पल के लिए सचमुच लगा कि कहीं ये इतना ना हिलने लगे कि चार्ट टेबल पर ही आग न लग जाए। उसने ठंडी नजर से गोट हेड की तरफ देखा और सिर्फ एक शब्द कहा, बोलो। गोट हेड तुरंत सीधा हो गया। जी कैप्टन, मैं अपनी बात दोबारा दोहराता हूँ। आज वाकई सफर शुरू करने के लिए एक बेहतरीन दिन है। द वैनिश्ड हमेशा की तरह आपके हुक्म का इंतजार कर रही है। कैप्टन, क्या हम पर्दे खोलकर सफर शुरू करें? चैप्टर 3। डंकन के सामने लकड़ी का बना हुआ गोट हेड अपने काले सख्त चेहरे के साथ चुपचाप यूं घूर रहा था। उसकी ऑब्सिडियन जैसी काली आंखों के अंदर अजीब सी रोशनी लहरा रही थी। उस चेहरे पर कोई असली एक्सप्रेशन नहीं था, फिर भी डंकन उसमें एक तरह की उम्मीद महसूस कर सकता था। ये पहली बार नहीं था जब गोट हेड ने इस सफर दोबारा शुरू करने के लिए कहा हो। हर बार जब भी डंकन यहाँ आता, गोट हेड वही बात करता। कभी कभी डंकन को तो ऐसा लगता था जैसे पूरा जहाज भी उसी को धक्का दे रहा हो, जैसे
जैसे कह रहा हो, अंधे की तरह समुंदर में भटकना बंद करो और इस सफर को उसके असली रास्ते पर वापस ले चलो। लेकिन डंकन ने कुछ नहीं कहा। उसके पहले से ही सख्त चेहरे पर और गहरा साया छा गया। उसके दिमाग में दो बातें बिल्कुल साफ थी। पहली, इस पूरे जहाज पर सिर्फ एक ही इंसान था, वो खुद। दूसरी, ये जहाज हद से ज्यादा बड़ा था। डंकन के अंदाजे के मुताबिक वैनिश्ड की लंबाई लगभग 153 से 200 मीटर के बीच थी। एक सेलिंग शिप के लिए ये साइज बिल्कुल ही पागलपन था। इतने बड़े जहाज को चलाने के लिए कम से कम डोजन्स, शायद हंड्रेड्स एक्सपीरियंस्ड सेलर्स की जरूरत पड़ती, और यहाँ सिर्फ वो अकेला था। मैं अकेला इतना बड़ा जहाज कैसे चलाऊंगा? और उसे भी बड़ी प्रॉब्लम ये थी, यूज जहाज चलाना आता ही नहीं था। ये सोचकर उसके सिर के पीछे धीरे धीरे दर्द उभरने लगा। एक पल के लिए उसने सोचा, क्या मैं गोटहेड से नेविगेशन और सीमैनशिप सीखने को बोलूं? बस ये ख्याल ही उसका मूड और खराब कर गया। गोटहेड को, जाहिर सी बात है, उसके दिमाग में चल रही किसी भी बात का अंदाजा नहीं था। कैप्टन, क्या आप किसी बात को लेकर चिंतित हैं? गोटहेड ने पूछा। अगर आप वैनिश्ड की कंडीशन को लेकर परेशान हैं तो निश्चिंत रहिए। वैनिश्ड हमेशा दुनिया के आखिरी कोने तक भी आपके साथ सफर करने के लिए तैयार है। फिर वो थोड़ा रुककर बोला, या फिर आज का दिन आपको अशुभ लग रहा है? मुझे थोड़ी बहुत डिविनेशन भी आती है। आप किस तरीके को पसंद करेंगे? एस्ट्रोनॉमी, इंसेंस या क्रिस्टल डिविनेशन? सब ठीक है। वैसे क्रिस्टल की बात चली है तो क्या आपको अब भी याद है? मैं पहले डेक पर जाकर आसपास देख कर आता हूँ। डंकन ने बीच में ही उसकी बात काट दी। उसकी आवाज बिल्कुल ठंडी थी। तुम यहीं रहो और चुप रहो। जैसी आपकी मर्जी कैप्टन, गोटहेड ने जवाब दिया। लेकिन मुझे याद दिलाना होगा, वैनिश्ड बहुत लंबे समय से बिना किसी दिशा के भटक रही है। आपको जल्द से जल्द कमांड संभालकर इस सफर को उसके सही रास्ते पर वापस लाना होगा। उसके बाद लगड़ी का गोटहेड धीरे धीरे बिल्कुल शांत हो गया। एक हल्की सी खर की आवाज के साथ वो फिर अपनी पुरानी बेजान पोजीशन में जम गया। ये देखते ही डंकन ने गहरी सांस छोड़ी, जैसे पूरी दुनिया अचानक थोड़ी ज्यादा सहने लायक लगने लगी हो। उसने टेबल पर रखी पुरानी फ्लिंट लॉक पिस्टल उठाई और कैप्टन के कैबिन से बाहर निकल गया। पिस्टल देखने में काफी पुरानी थी, लेकिन काम करती थी। शिप की तलाशी के दौरान उस ये पिस्टल मिली थी, और साथ ही एक वन हैंडेड स्वॉर्ड जो अब उसकी कमर पर लटक रही थी। कम से कम इन दोनों को लेकर उससे इतना भरोसा था कि अगर कोई खतरा आया तो शायद अपनी जान बचाने की थोड़ी उम्मीद रहेगी। पिछले कुछ दिनों में उसने काफी वक्त इन दोनों हथियारों को चलाना खुद ही सीखने में लगा दिया था। वैसे भी इस पूरे जहाज पर उसके अलावा उसने कभी किसी जिंदा इंसान को नहीं देखा था, और बोलने वाली चीजें उन्हें वो जिंदा नहीं मानता था। जैसे ही वो डेक पर पहुंचा, ठंडी और नमकीन समुंदरी हवा उसके चेहरे से टकराई। उसके सीने में जमा हुआ गुस्सा और बेचैनी थोड़ी हल्की पड़ गई। डेक पर आते ही डंकन ने आदत के मुताबिक सबसे पहले आसमान की तरफ देखा। ऊपर अब भी वही घने काले तूफानी बादल छाए हुए थे। ना सूरज नजर आ रहा था, ना चांद, ना ही एक भी तारा। बस एक धुंधली दबाव भरी रोशनी पूरे बेइंतहा समुंदर पर फैली हुई थी। ये आसमान कभी बदलता ही नहीं था। जब से डंकन पहली बार वैनिश्ड पर आया था, तब से उसने हमेशा इसी तरह का आसमान देखा था। कभी कभी तो उससे शक होने लगता था, क्या इस दुनिया में नॉर्मल मौसम नाम की कोई चीज भी है, या फिर हमेशा के लिए छाए हुए ये बादल ही इस दुनिया का असली रूप है। ये सोचते हुए उसने मुड़कर कैप्टन के कैबिन के दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे के ऊपर लकड़ी की बीम पर कुछ अजीब से अक्षर खोदे हुए थे। वो उन्हें पहचानता नहीं था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उन पर टिकती, उनका मतलब अपने आप उसके दिमाग में साफ साफ उभर आया। डोर ऑफ द लॉस्ट, खोए हुओं का द्वार। डंकन धीरे से बुदबुदाया, डोर ऑफ द लॉस्ट, और जहाज का नाम वैनिश्ड। फिर उसने बिना किसी खुशी के हल्की सी हंसी छोड़ी। हाँ, बिल्कुल ठीक नाम है। वो कैप्टन के कैबिन के चक्कर से गुजरता हुआ पीछे की तरफ बनी सीढ़ियों पर चढ़ गया। ये स्टर्न का अपर डेक था। लुकआउट प्लेटफॉर्म के अलावा पूरे जहाज पर यह सबसे बेहतरीन जगह थी जहां से दूर तक सब कुछ देखा जा सकता था। वहां एक भारी काला हेल्म
स्टीयरिंग व्हील खामोशी से अपनी जगह खड़ा था। जैसे ही डंकन की नज़र उस पर पड़ी, उसके अंदर कुछ कस्सा गया। अचानक उसके दिल में एक अजीब सी जल्दी महसूस हुई, एक बेचैनी, जैसे वक्त अचानक खत्म होने वाला हो। वो इस जगह पहले भी कई बार आ चुका था, लेकिन उसने कभी ऐसा एहसास नहीं किया था। जैसे ही ये बेचैनी उसके अंदर उभर रही थी, एक तेज और बेतरतीब हवा का झोंका डेक पर गरजता हुआ गुजर गया। जो समुंदर कुछ पल पहले तक शांत था, वो अचानक उठती हुई लहरों से भर गया। लहरें इतनी बड़ी नहीं थी कि वैनिश्ड जैसे विशाल जहाज को कोई खतरा हो, लेकिन डंकन के नर्व्स फिर भी तन गए। और तब, जैसे किसी इंस्टिंक्ट ने उसे मजबूर किया हो, उसने अपनी नज़र जहाज के बाव यानी सामने के हिस्से की तरफ उठाई और उसने उसे देख लिया। समुंदर के बिल्कुल आगे, जहां समुंदर और आसमान की सीमा एक धुंधली सी रेखा बनाती थी, वहां एक विशाल सफेद धुंध की दीवार खड़ी थी। वो ऐसी लग रही थी जैसे दुनिया का अंत हो, इतनी चौड़ी कि उसका ना शुरुआत दिख रही थी ना ही अंत। वो समुंदर से लेकर आसमान तक एक पहाड़ की तरह खड़ी थी और धीरे धीरे लेकिन अपनी पूरी ताकत के साथ वैनिश्ड की तरफ बढ़ती आ रही थी। उसका आकार ही डरा देने के लिए काफी था, लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक बात यह थी कि वो धुंध डंकन को बहुत ज्यादा पहचानी हुई लगी। जैसे ही उसने यूज देखा, उसके दिमाग में तुरंत अपने अपार्टमेंट की खिड़की के बाहर फैली हुई वो अनंत धुंध याद आ गई। बिल्कुल वही एहसास। और अब वैनिश्ड सीधा उस धुंध की तरफ बढ़ रही थी। डंकन को बिल्कुल नहीं पता था कि वो धुंध असल में क्या थी या उसके अंदर क्या छुपा हुआ था, लेकिन उसकी हर इंस्टिंक्ट जोर जोर से चीख रही थी। खतरा। उसे पूरा यकीन था अगर कोई चीज उस धुंध के अंदर समा गई तो उसका अंजाम कभी अच्छा नहीं होगा। एक पल भी गवाए बिना डंकन स्टीयरिंग व्हील की तरफ दौड़ा, लेकिन दौड़ते ही एक और सोच उसके दिमाग पर बिजली की तरह गिर पड़ी। मान लो मैं व्हील तक पहुंच भी गया, उसके बाद मैं अकेला इतने बड़े जहाज का रुख कैसे बदलूंगा? फिर भी वो व्हील तक पहुंच गया और जैसे ही उसने उसके पास कदम रखा, उसके बगल में लगे कॉपर स्पीकिंग ट्यूब से एक भरी खुरदुरी आवाज अचानक गूंज उठी। ये वही ट्यूब थी जो कैप्टन के कैबिन से जुड़ी हुई थी। आवाज गोट हेड की थी, लेकिन इस बार पहली बार उसकी आवाज में सच्ची घबराहट साफ महसूस हो रही थी। कैप्टन, आगे बॉर्डर कोलैप्स हो रहा है। हम मॉर्टल रेल्म की सीमा के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। तुरंत कोर्स बदलिए। डंकन के मुंह से लगभग गाली निकल ही गई। बोलना कितना आसान है, साथ में 100 सेलर्स भी दे देता तो और अच्छा होता। उसने तुरंत ऊपर मास्ट की तरफ देखा और उसका दिल और भी ज्यादा डूब गया। मस्त बिल्कुल खाली थे, एक भी सेल नहीं था, ना एक ना आधा। सिर्फ अंधेरे आसमान के सामने खाली स्पार्स खड़े थे। गोट हेड ने जो अजीब शब्द बोले थे, बॉर्डर कोलैप्स, मॉर्टल रेल्म, अनही समझने का उसके पास वक्त ही नहीं था। बस इंस्टिंक्ट के भरोसे उसने हाथ पथाया और स्टीयरिंग व्हील को मजबूती से पकड़ लिया। डंकन के हाथ जैसे ही हेल्म स्टीयरिंग व्हील पर मजबूती से जम गए, उसने महसूस किया कि व्हील हल्की सी कांप रही थी। ये पहली बार था जब वैनिश्ड पर आने के बाद उसने अपनी मर्जी से हेल्म संभाला था। इससे पहले जहाज की हर अजीब चीज और गोट हेड की लगातार जिद ने उसके अंदर इस जहाज के प्रति सिर्फ शक और हिचकिचाहट ही पैदा की थी। लेकिन अब उसके पास झिझकने की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। उसने दोनों हाथों से व्हील को और मजबूती से पकड़ लिया। उसका दिमाग बिल्कुल खाली था, ना कोई प्लान, ना कोई टेक्निक और ना ही इस बात का जरा सा भी अंदाजा कि एक अकेला इंसान इतने विशाल जहाज को कैसे कंट्रोल कर सकता है। और तब पूरा जहाज जैसे अचानक बदल गया। एक जबरदस्त गराज उसके दिमाग के अंदर फट पड़ी। ऐसा लगा जैसे हजारों आवाजें एक साथ गूंज उठी हों।
जैसे किसी दौर के किनारे से अनेक लोग जोर जोर से कैप्टन का नाम पुकार रहे हों। जैसे बेशुमार सेलर्स डेक पर खड़े होकर अपने कैप्टन का स्वागत कर रहे हों। जैसे तूफानी हवा और उठती हुई लहरों के बीच पुराने उदास समुंदरी गीत गूंज रहे हों। उसी पल उसकी नज़र के किनारे पर एक हरा शोला ग्रीन फ्लेम चमका। डंकन ने तुरंत नीचे देखा। उसका सांस एक पल के लिए रुक गया। वैनिश्ड के हेल्म से हरा रंग का आग का शोला भड़क उठा था। वो आग उसके हाथों पर फैल गई, फिर पाल भार में उसकी बाहों से गुजारती हुई उसके पूरे शरीर को लपेट लिया। लेकिन उस आग में कुछ अलग ही था। उसके शरीर का मांस धीरे धीरे खोखला और धुंधला दिखने लगा। उसकी कैप्टन की यूनिफॉर्म पाल भर में पुरानी, फटी हुई और समुंदरी हवा से घिसी पीती नजर आने लगी, जैसे वो 100 सालों तक नमकीन समुंदरी पानी में भीगी रही हो। उसकी आधी ट्रांसपेरेंट होती त्वचा के नीचे उससे अपनी हड्डियां साफ दिखने लगी। वो हड्डियां बिल्कुल चिकनी और हल्की चमक वाली थी, जैसे किसी ने उन्हें जादे से तराशा हो, और उन पर हरे रंग की आग बेचैन धारों की तरह लगातार दौड़ रही थी। लेकिन सबसे अजीब बात, उससे ना दर्द हो रहा था, ना गर्मी महसूस हो रही थी। सिर्फ एक एहसास, जैसे उसकी सारी इंद्रियां एक ही वक्त में हर दिशा में फैल रही हों। हेल्म से निकली हुई हरी आग लगातार बाहर उमड़ती गई। वो डंकन के हाथों से गुजारती हुई पूरे डेक पर फैल गई, फिर रेलिंग के ऊपर से बहती हुई मास्तों पर छड़ गई। आग की अनेक धारें एक दूसरे में उलझकर एक विशाल जाल की तरह पूरे जहाज को घेरने लगी। अगले ही पल वो फिर से ऊपर उठने लगी, जैसे जिंदा हो, जैसे सांस ले रही हो। हरी आग की विशाल लापतें खाली मास्तों पर चढ़कर उन सूनी स्पर्श के बीच फैल गईं, और धीरे धीरे उन्होंने विशाल सेल्स का रूप ले लिया। ये आम कपड़े के सेल्स नहीं थे, वो धुंध और हरी आग से बने हुए थे, पतले, जैसे किसी ने हवा में रेशमी पर्दा तान दिया हो। आधा धुंध और आधा जलती हुई आग। वैनिश्ड ने अपने सेल्स उठा लिए थे, और ये सब उसी पल हुआ जब जहाज गिरती हुई मोर्टल रेल्म की सीमा के बिल्कुल किनारे पर पहुंच चुका था। चैप्टर 4। डंकन की पूरे शरीर पर हरी गोस्ट फायर भड़क उठी। उसका मांस और हड्डियां धीरे धीरे आधी पारदर्शी स्पिरिट बॉडी में बदलने लगे। वो दोनों हाथों से हेल्म शिप का स्टीयरिंग व्हील पकड़े खड़ा था, और उसकी कॉन्शियसनेस उस हरी आग के साथ पूरे जहाज में फैल गई। तब उस सच समझ आया, वैनिश्ड को किसी क्रू की जरूरत ही नहीं थी। वो खुद ही समुंदर में सेल कर सकता था। उससे सिर्फ एक कैप्टन चाहिए था जो हेल्म संभाले। कुछ पालों के लिए इस अचानक बदलाव ने डंकन को डरा दिया, लेकिन पिछले कुछ दिनों में इस हॉन्टेड शिप पर जो कुछ उसने देखा था, उसने उसकी नॉर्मल दुनिया की समझ पहले ही तोड़ दी थी। इसी वजह से वो पैनिक के बावजूद खुद को संभाल गया। सबसे जरूरी बात, उसने स्टीयरिंग व्हील नहीं छोड़ा। अब तक उससे एक बात का पूरा यकीन हो चुका था, ये हरी आग उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। जो भी ये शक्ति थी, वो उसकी मदद कर रही थी ताकि वो इस गोस्ट शिप को कंट्रोल कर सके। उसके दिमाग में गुंजती समुंदर की गराज और अजीब चीर्स धीरे धीरे चुप होने लगी। उसका दिमाग पहले से ज्यादा साफ होने लगा। फिर वैनिश्ड ने उसके अंदर अजीब और नामुमकिन एहसासों की एक लहर भेजनी शुरू की, जैसे पूरा जहाज उसके अपने शरीर का हिस्सा बन गया हो। हाँ, उसके पास अभी भी एक असली कैप्टन जैसा एक्सपीरियंस या इंस्टिंक्ट्स नहीं थे, लेकिन इस वक्त उससे उसकी जरूरत भी नहीं थी। पहली बार डंकन अकेला पूरे जहाज को कंट्रोल कर पा रहा था। मैस्टन फाड़ लागे पाटले। धुंध जैसे स्पिरिट सेल्स अचानक हवा से फूल गए। छोटे सेल्स भी बिना किसी इंसान के हाथ लगाए अपने आप एडजस्ट होने लगे। समुंदर के ऊपर हवा पूरी तरह अफरा तफरी से भरी हुई थी, लेकिन ये फैंटम सेल्स उसी बेचान हवा से अपनी ताकत खींच रहे थे। वैनिश्ड, जो अब तक बिना दिशा के बस बह रहा था, अब पूरी शक्ति के साथ सीधा चलने लगा। डंकन ने स्टीयरिंग व्हील को जोर से घुमाया। तुरंत उससे भारी रेजिस्टेंस महसूस हुआ। उसने महसूस किया कि उसके नीचे पूरा विशाल जहाज धीरे धीरे मुड़ रहा है, उस सफेद धुंध की दीवार से बचने की कोशिश करते हुए जो सीधा उनकी तरफ बढ़ रही थी। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो धुंध रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हेल्म के पास लगे कॉपर ट्यूब से गोट हेड की तेज और कर्कश आवाज गूंजी। वार्निंग, हम मॉर्टल रेल्म की बाउंड्री के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। हम स्पिरिट रेल्म में गिरने वाले हैं। कैप्टन, यू मीन मैं इन कर रहा हूं।
डंकन गरजा और उसकी बात बीच में ही काट दी। बक बक करने के बजाय जरा काम के बन जाओ। कॉपर ट्यूब एकदम खामोश हो गया। डंकन को लगा शायद गोट हेड ने आखिरकार चुप रहना सीख लिया है, लेकिन अगले ही पल उसी ट्यूब से पहले से भी ज्यादा तेज और भयानक चीख निकल पड़ी। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन! डंकन अविश्वास से उस ट्यूब को घूरने लगा। अब तक वो बहुत कुछ एक्सेप्ट कर चुका था, एक अजीब डिस्टॉर्शन जिसने उस फांसा दिया था, एक सुपरनैचुरल गोस्ट शिप, और ये सच कि वो आग में जल रहा था, फिर भी उससे कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन ये लकड़ी का बकरा अचानक किसी पागल चीर लीडर की तरह चिल्लाने लगेगा, इसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं था। गोट हेड शुरू से ही अजीब था, लेकिन ये उससे भी ज्यादा अजीब था। डंकन के पास हैरान होने का वक्त नहीं था। सफेद धुंध तेजी से उनके चारों तरफ फैल रही थी। वैनिश्ड पूरी ताकत से मुद रहा था, इतना तेज कि इतने बड़े जहाज का इस तरह मुदना लगभग इम्पॉसिबल था। लेकिन सामने वाली सफेद धुंध भी जैसे जिंदा थी, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार का पीछा कर रहा हो। उसके किनारों से पतली धुंध की लहरें निकलकर बिजली की रफ्तार से फैल गईं। सिर्फ कुछ ही पलों में पूरा वैनिश्ड उस धुंध के अंदर समा गया। जैसे ही वो पतली धुंध समुंदर की सतह से उठकर वैनिश्ड को घेरने लगी, डंकन को महसूस हुआ कि पूरी दुनिया ही टेढ़ी मेढ़ी होने लगी है। आसपास की रोशनी अचानक बहुत कम हो गई। कुछ ही पल पहले जो समुंदर गहरा नीला था, अब उसके नीचे से बेनतहा काले रेशे ऊपर उठने लगे। वो बिल्कुल उलझे हुए लंबे बालों जैसे लग रहे थे, जो पानी में हर तरफ फैलते जा रहे थे। कुछ ही सेकंड्स के अंदर उन काले रेशों ने पूरे समुंदर को स्याह बना दिया, और फिर धुंध के अंदर कुछ हिलता हुआ नजर आया। परछाइयां, बहुत सारी, इतनी ज्यादा कि उनकी गिनती करना नामुमकिन था। तभी गोट हेड की आवाज दोबारा सुनाई दी। इस बार उसने अपना अजीब चैंटिंग बंद कर दिया था, लेकिन उसकी आवाज पहले से बिल्कुल अलग थी, जैसे वो किसी बहुत दूर जगह से बोल रहा हो। उसकी आवाज के नीचे डंकन को और भी कुछ सुनाई दे रहा था। हर तरफ से आती धीमी फुसफुसाहट, गीली, बादनियत और नफरत से भरी हुई, जैसे अनेक आवाजें उसके कानों के बिल्कुल पास खड़ी होकर कुछ बोल रही हों। हम स्पिरिट रियल में आ चुके हैं, गोट हेड बोला, लेकिन वैनिश्ड अभी पूरी तरह डूबा नहीं है। कैप्टन, स्टीयरिंग व्हील मजबूती से पकड़े रखिए। डीप सी में गिरने से पहले तक वैनिश्ड के पास अपनी डायरेक्शन बनाए रखने की ताकत है। हम अभी भी यहां से निकल सकते हैं, डंकन ने दांतों को भींचकर जवाब दिया। ये तब ज्यादा काम आता अगर मुझे पता होता किस तरफ जाना है। मुझे दिशा का बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा। उसकी आवाज भी अब बदल चुकी थी। हरी आग की चिंगारियों के साथ मिलकर वो आवाज खुरदुरी और इंसान से बिल्कुल अलग लग रही थी। गोट हेड जोर से चिल्लाया, अपनी इंट्यूशन पर भरोसा कीजिए कैप्टन, अपनी इंट्यूशन पर। समुंदरी मैप की लाइन से भी ज्यादा सही आपकी इंट्यूशन होगी। डंकन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके पास अब उस श्रापित लकड़ी के बकरे से बहस करने की ताकत नहीं बची थी। अगर उसके पास सिर्फ इंट्यूशन ही बची थी तो वही सही। उसने ढूंढ आने से पहले जिस दिशा का हल्का सा एहसास याद था, उसी को पकड़कर स्टीयरिंग व्हील को अपनी पूरी ताकत से घुमा दिया। तुरंत वैनिश्ड चीख उठा। पूरा जहाज आगे के बाव से लेकर पिछले स्टर्न तक एक डरावनी चीख से गूंज उठा। उसका विशाल हल काले समुंदर पर एक बहुत बड़ा और तेज मोड़ काट गया। हवा गरजने लगी, धूम चक्रवात की तरह घूमने लगी, और डंकन की नजर के कोने में धुंध के अंदर धीरे धीरे एक नई चीज का आकार उभरने लगा। एक जहाज। वो जहाज वैनिश्ड से थोड़ा छोटा था, लेकिन सिर्फ थोड़ा ही। उसका हल सफेद था और बीच में एक काली स्मोक स्टैक चिमनी खड़ी थी। वैनिश्ड ने जो बड़ा सा मोड़ काटा था, उसके बिल्कुल आगे वही जहाज सीधा डंकन की तरफ आ रहा था। या फिर सही कहा जाए तो डंकन ही उसकी तरफ पूरी रफ्तार से बढ़ रहा था। उसके दिमाग में एक ही ख्याल आया, डैम इट, क्या स्पिरिट रेल्म ड्रिफ्ट सच में मेरी जान लेकर ही रहेगा?
इतने दिनों से वो इस डरावनी दुनिया में भटक रहा था। ना उससे कोई इंसान मिला, ना कोई और जिंदा रूह। और अब जब सबसे खतरनाक वक्त चल रहा था, तभी सामने एक और जहाज आ गया। आखिर इसकी प्रोबेबिलिटी ही कितनी थी? हवा पागलों की तरह चीख रही थी। लहरें दीवारों की तरह आसमान तक उठ रही थी। बाउंडलेस सी बिना किसी रहम के अपने असली दांत दिखा रहा था। उस भयंकर प्राकृतिक ताकत के सामने, जो आम इंसान ही नहीं बल्कि असाधारण शक्तियों वाले लोगों को भी टुकड़े टुकड़े कर सकती थी, व्हाइट ओक अपने स्टीम इंजन की बची खुची ताकत निचोड़कर बस जिंदा रहने की कोशिश कर रहा था। कैप्टन लॉरेंस क्रीड व्हील हाउस के अंदर खड़ा था। उसके चारों तरफ की मोटी दीवारें और मजबूत शीशे उसे जरा भी सुरक्षा का एहसास नहीं दे रहे थे। उसके दोनों हाथ स्टीयरिंग व्हील को मजबूती से पकड़े हुए थे। व्हाइट ओक की हर कंपन स्टीयरिंग के गियर्स और रॉड्स के जरिए सीधी उसकी हड्डियों तक पहुंच रही थी। व्हील हाउस की बड़ी खिड़कियों से बाहर देखते ही उसने देखा कि समुंदर की विशाल लहरें किसी राक्षस की तरह उनके ऊपर टूट पड़ने को तैयार खड़ी हैं। लेकिन उन लहरों से भी ज्यादा खौफनाक चीज थी। दूर समुंदर पर तेजी से फैलती हुई घनी धुंध, और उस धुंध के अंदर चमकती हुई काली बिजली। व्हाइट ओक दुनिया का सबसे एडवांस्ड स्टीमशिप था, लेकिन चाहे मशीन कितनी भी एडवांस्ड क्यों ना हो, उसकी ताकत सिर्फ एक नॉर्मल समुंदर तक ही सीमित थी। यहां उनका सामना था मॉर्टल realm के टूटते हुए बॉर्डर से, और दुनिया की गहराइयों में बेस ईवल गॉड्स के गंदे महलों से उठती हुई बर्फ जैसी ठंडी और शापित ताकत से। तभी व्हील हाउस के पीछे से फर्स्ट मेट की घबराहट भरी आवाज गूंजी। कैप्टन, प्रीस्ट अब ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। उसकी आवाज तेज थी, लेकिन उसमें पहले से ही एक अजीब सी भारेपन और खराश घुल चुकी थी, जैसे कोई अनजानी ताकत धीरे धीरे उस पर भी असर कर रही हो। लॉरेंस ने तुरंत व्हील हाउस के सामने की तरफ देखा। वहां एक प्रेयर ऑल्टर बना हुआ था। उस ऑल्टर पर रखे सेंसर धूपदान से अब एक अशुभ बैंगनी काली आग निकल रही थी। उसके सामने गहरे नीले रंग के रोब्स पहने एक प्रीस्ट बैठा था। उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। नाक और मुंह से खून बह रहा था। उसकी आंखें हर पल बदल रही थीं, कभी होश में, कभी पागलपन की गहराइयों में डूबती हुई। ये देखते ही लॉरेंस का दिल भारी हो गया। उसे पता था प्रीस्ट अभी भी अपनी इंसानियत को बचाए हुए था। वो अपनी बची हुई पूरी श्रद्धा, फेथ और अपनी आत्मा की पवित्रता का इस्तेमाल कर रहा था, ताकि दुनिया की गहराइयों से आ रही उस भयानक पुकार का विरोध कर सके। लेकिन उसका वो विरोध अब टूटने लगा था। सेंसर से निकलती वो बैंगनी काली धुआं ही इसका सबूत थी। करप्शन उसकी प्रार्थनाओं को तोड़कर अंदर घुस चुकी थी। अगर प्रीस्ट हार गया तो व्हाइट ओक पर बचे हुए हर होशमंद इंसान का दिमाग डीप सी के लिए एक दरवाजा बन सकता था। उससे भी ज्यादा खौफनाक जगह के लिए, सबस्पेस। तभी फर्स्ट मेट ने दोबारा घबराकर पुकारा, कैप्टन। इस बार लॉरेंस ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसका चेहरा अब पत्थर की तरह सख्त हो चुका था। होली एम्बलम बीकन को टेम्पररी बैंड कर दो। एक पल रुककर उसने ठंडी आवाज में कहा, हम स्पिरिट रेल्म में डूबने वाले हैं। फर्स्ट मेड एक पल के लिए बिल्कुल जम गया, जैसे उसने कैप्टन की बात गलत सुन ली हो। उसने हैरानी से पूछा, कैप्टन? लॉरेंस की आवाज में जरा भी हिचकिचाहट नहीं थी। उसने दोबारा वही हुक्म दिया, स्पिरिट रेल्म में डूब जाओ। उसकी आवाज इतनी सख्त थी कि किसी भी तरह की बहस की गुंजाइश ही नहीं बची। अगर हम ऐसा करते हैं तो मॉर्टल रेल्म के टूट रहे बॉर्डर के सबसे खतरनाक असर से लगभग 10 मिनट तक बच सकते हैं। शायद इससे प्रीस्ट को भी संभालने का वक्त मिल जाए। ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूट करो। फर्स्ट मेट ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला। उसके चेहरे पर अब भी हैरानी साफ दिख रही थी, लेकिन अगले ही पल उसने डांट खींच लिए और जोर से बोला,
ए, आप कैप्टन हैं। उस हुक्म के साथ ही पूरे व्हाइट ओक पर क्रू तुरंत अपने अपने काम में लग गया। लॉरेंस हेल्म पर ही खड़ा रहा। उसने धीरे से एक गहरी सांस ली। जहाज के अंदर कहीं गहराई में होली एम्बलम बीकन की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। लॉरेंस साफ महसूस कर सकता था कि व्हाइट ओक के चारों तरफ बना हुआ अदृश्य सुरक्षा कवच हर पल कमजोर होता जा रहा था। जैसे ही सेक्रेड रेलिक की रक्षा कम हुई, व्हाइट ओक धीरे धीरे स्पिरिट रेल्म की तरफ डूबने लगा। वहीं अस्थिर दुनिया जो मॉर्टल रेल्म और डीप सी के बीच मौजूद थी। समुंदर के ऊपर धूंध जमा होने लगी। नीचे का पानी धीरे धीरे काले रंग में बदलने लगा। ये फैसला बहुत खतरनाक था। इतिहास में कुछ जहाज स्पिरिट रेल्म से वापस लौटने में सफल हुए थे, और एक्सप्लोरर्स गिल्ड के सदस्य होने के नाते लॉरेंस उन सभी रिकॉर्ड्स को बार बार पढ़ चुका था। उसने बचे हुए लोगों के हर लिखे हुए अनुभव का अध्ययन किया था, हर उस सलाह को याद किया था जो उन्होंने अपनी जान बचाने की उम्मीद में छोड़ी थी। अब लॉरेंस को सिर्फ एक ही काम करना था, स्पिरिट रेल्म की सीमा पर चल रहे इस भयानक तूफान को किसी तरह झेलना और फिर व्हाइट ओक के शक्तिशाली स्टीम इंजन की मदद से एक खतरनाक स्पिरिट रेल्म ड्रिफ्ट करके वापस मॉर्टल रेल्म में लौट आना। अगर किस्मत ने उसका साथ दिया तो वो अपने पूरे क्रू को जिंदा घर ले जा सकेगा। उसके बाद वो कार्गो होल्ड में बंद एनॉमली 099 को प्लान्ड सिटी स्टेट के गवर्नर के हवाले कर देगा। और उस दिन के बाद उसने दिल ही दिल में कसम खा ली, अथॉरिटी के किसी भी काम से वो जिंदगी भर दूर रहेगा। इससे बुरा और क्या हो सकता है? लॉरेंस ने खुद से यही कहा। फिर उसने काले समुंदर की तरफ देखा और उसका खून जम गया। काली धुंध के बीच से एक 3 मस्तों वाला सेलिंग शिप अचानक सामने उभर आया। वो व्हाइट ओक से काफी बड़ा था, और उससे भी ज्यादा डरावनी बात, वो जहाज समुंदर को चीरते हुए सीधा उनकी तरफ बिजली की रफ्तार से आ रहा था। कैप्टन लॉरेंस क्रीड कुछ पल के लिए बस यूं घूरता रह गया। उसका दिमाग बिल्कुल सुन्न हो चुका था। उसके होंठों से सिर्फ एक ही लफ्ज निकला, डैम। चैप्टर 5 साए आसमान से इस तरह नीचे उतार रहे थे जैसे कोई पहाड़ टूटकर गिर रहा हो। व्हाइट ओक पर मौजूद हर इंसान ने उस मंजर को एक ही पल में देखा। ये वो दृश्य था जो जिंदगी भर के लिए किसी के दिमाग पर हमेशा के लिए छाप जाता। घने कोहरे के बीच से धीरे धीरे एक प्राचीन 3 मास्ट वाला युद्ध जहाज उभार कर सामने आया। वो इतना पुराना और शानदार था कि उसे देखते ही शरीर में सर्दी की लहर दौड़ गई। जबकि इस दौर में स्टीम शिप्स आम बात बन चुकी थी, ये सेलिंग शिप ऐसा लग रहा था जैसे सीधा 100 साल पुरानी ऑयल पेंटिंग से बाहर निकलकर आ गया हो। उसके मास्ट धुंध को चीर कर आसमान तक पहुंच रहे थे। उसकी काली लकड़ी की बॉडी पर बीमर सी हरी आग जल रही थी, जो बेचैन आत्माओं की तरह इधर उधर रेंग रही थी। उसके बड़े बड़े सेल्स बिना हवा के ही फूल रहे थे। उनमें हरी आग की लहरें थी और उनके अंदर से अनेक भूतों की चीखें गूंज रही थी। बाउंडलेस सी पर भी ऐसा नज़ारा सिर्फ सबसे डरावनी शिपरेक लेजेंड्स में ही सुना जाता था। हम टकराने वाले हैं, सबसे पहले एक सेलर चीखा, और उसी पल पूरे जहाज पर अफरा तफरी मच गई। ये लोग समुंदर में अपनी रोजी कमाते थे। वो अपने आप को मजबूत, निडार और कठोर समझते थे, लेकिन इतनी भयानक चीज का सामना करते ही उनकी हिम्मत टूट गई। कुछ लोग पागलपन में डेक पर भागते हुए छुपने की जगह ढूंढने लगे। कुछ ने किसी भी चीज को मजबूती से पकड़ लिया ताकि झटके से समुंदर में ना गिर जाए, और कुछ तो तूफान और हिलते हुए डेक पर सीधे घुटनों के बाल गिर गए। अपनी जिंदगी में पहली बार पूरी सच्चाई से प्रार्थना करते हुए वो स्टोन गॉडेस गमोना और लॉर्ड ऑफ डेथ बार्टॉक को पुकारने लगे। बाउंडलेस सी पर देवताओं की ब्लेसिंग्स बहुत पहले ही कमजोर पड़ चुकी थी। अब सिर्फ 2 ही सच्चे देवता बचे थे जो अपने सभी भक्तों पर बराबर नजर रखते थे, स्टोन गॉडेस गमोना और लॉर्ड ऑफ डेथ बार्टॉक। लेकिन हर सेलर का हौसला नहीं टूटा था। फर्स्ट मेट की नजर तुरंत उस आदमी पर जा टिकी जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था, कैप्टन लॉरेंस। वो बाउंडलेस सी की एक कड़वी सच्चाई जानता था। यहाँ खतरा हर जगह था, और आखिर में पूरे जहाज की जिंदगी या मौत का फैसला सिर्फ एक चीज करती थी, कैप्टन का तजुर्बा।
लॉरेंस 30 साल से भी ज्यादा वक्त से इन समुंदरों में सफर कर रहा था। अब वो पहले जितना जवान या ताकतवर नहीं रहा था, लेकिन इतने सालों का तजुर्बा शायद आज उन सब को बचाने का आखिरी मौका दे सकता था। कोहरे से निकालकर सामने आया वो जहाज किसी भी तरह मॉर्टल रेल्म का नहीं लग रहा था। उससे देखकर लगता था जैसे वो सीधा स्पिरिट रेल्म या उससे भी गहरी किसी अंधेरी दुनिया से उभर कर आया हो। और अगर वो कोई अलौकिक मैनिफेस्टेशन था, तो उसका सामना भी शायद सिर्फ किसी अलौकिक ताकत से ही किया जा सकता था। पुराने और तजुर्बेकार कैप्टन्स के बारे में कहा जाता था कि उनके पास ऐसे मैनिफेस्टेशन से निपटने के कुछ न कुछ राज जरूर होते थे, लेकिन जब फर्स्ट मेट ने लॉरेंस के चेहरे की तरफ देखा तो उसने वहां सिर्फ खौफ देखा। बुधा कैप्टन स्टीयरिंग व्हील को पकड़े बिल्कुल जाम सा गया था, जैसे यूं एहसास ही न हो कि व्हाइट ओक पूरी तरह उस विशाल साए के नीचे आ चुकी थी। उसकी आंखें सीधा उस भयानक जहाज पर टिकी हुई थी। उसके चेहरे की हर मांसपेशियां पत्थर की तरह तन चुकी थी। काफी देर बाद उसने दांतों को कास कर कुछ शब्द निकाले। उसकी आवाज फ्रॉस्ट सी की ठंडी हवा से भी ज्यादा सर्द थी। वैनिश्ड। कैप्टन। फर्स्ट मेट का दिल जोर से धड़क उठा, जैसे सिर्फ उस नाम को सुन लेना ही किसी श्राप जैसा हो। बाउंडलेस सी पर सफर करने वाला हर आदमी इस नाम को कभी न कभी सुन चुका था। पुराने सेलर्स और भी तजुर्बेकार सेलर्स और सबसे ज्यादा अंधविश्वासी सेलर्स सब इस नाम की कहानियां सुनाते थे। आपने क्या कहा? वो वैनिश्ड? वैनिश्ड। कैप्टन लॉरेंस नियाट फर्स्ट मेट की बात सुनी ही नहीं, या फिर उसकी कोई परवाह ही नहीं की। उसने स्टीयरिंग व्हील को दोनों हाथों से इतनी जोर से पकड़ लिया जैसे उसकी सारी ताकत उसी में समा गई हो। फिर उसने सामने खड़े उस शैतानी जहाज की तरफ देखकर पूरी ताकत से गरज कर चिल्लाया, जैसे वो खुद किस्मत को ललकार रहा हो। और लगभग उसी पल वैनिश्ड का विशाल हल आकर व्हाइट ओक के बाव से टकरा गया। लगभग हर सेलर की चीख निकल गई, लेकिन टकराव कभी हुआ ही नहीं। हरी आग में लिपटा हुआ वो महान घोस्ट शिप व्हाइट ओक के अंदर से सीधा गुजरता चला गया, जैसे वो सिर्फ एक बहुत ही हकीकी भ्रम हो। डेक, हल, कैबिन्स, अंधेरे कॉरिडोर्स, जलता हुआ कील और लकड़ी के पिलर्स। सेलर्स फटी हुई आंखों से देखते रह गए। वैनिश्ड बिना किसी रुकावट के उनके शेररों के अंदर से गुजरता चला गया। उस पर जल रही हरी आग एक गरजती हुई आग के जाल की तरह उन सब के ऊपर से बह गई। कैप्टन लॉरेंस ने भी उस आग को अपनी तरफ आते देखा। सबसे पहले वो उसके सामने खड़े फर्स्ट मेट से टकराई। एक पल में ही उसका शरीर स्पिरिट फॉर्म में बदल गया। उस रूहानी शरीर के अंदर दिख रही हड्डियां सूखी लकड़ियों की तरह जलने लगी। फिर लॉरेंस की नजर प्रेयर अल्तार के पास खड़े प्रीस्ट पर पड़ी। उसके शरीर पर जल रही हरी आग कभी तेज हो जाती, कभी धीमी, जैसे उसके पीछे मौजूद देवता अपनी बच्ची खूची डिवाइन ब्लेसिंग से उसकी रक्षा करने की पूरी कोशिश कर रहे हों और वैनिश्ड को उसकी आत्मा निगलने से रोक रहे हों। फिर हरी आग लॉरेंस तक पहुंच गई। उसने महसूस किया कि उसका अपना शरीर भी उसी तरह स्पिरिट फॉर्म में बदल रहा है। उसी वक्त एक जबरदस्त थकान, पूरा समर्पण और गहरा डर उसके पूरे वजूद पर छा गया, जैसे उसकी हर इच्छा, हर हिम्मत और हर उम्मीद उससे छीन ली गई हो। लॉरेंस के पास छुपा हुआ सी एम्यूलेट अचानक एक्टिवेट हो गया। कभी उसके शरीर में तेज गर्मी दौड़ती तो कभी बर्फ जैसी ठंडक। इन दोनों एहसासों के बीच वो बस अपनी आखिरी बची हुई होश को संभाल पाया। उसी होश का सहारा लेकर वो वैनिश्ड के कैबिन्स और अंधेरे कॉरिडोर्स के बीच से गुजरता चला गया। सब कुछ उसकी आंखों के सामने बिजली की रफ्तार से निकाल रहा था। उसने देखा प्राचीन लकड़ी के बड़े बड़े पिलर्स, जिन पर सदी हुई काली रस्सियां और समुंदरी बर्निकल्स चिपके हुए थे, वो सब हरी भूटिया आग में जल रहे थे। फिर उसकी नजर एक बहुत बड़े कार्गो होल्ड पर पड़ी। वहां ऐसी डरावनी और विकृत चीजें भरी हुई थी जो हमेशा के लिए गहरे समुंदर के नीचे ही दफन रहनी चाहिए थी। उसके बाद उसने एक शानदार और रॉयल कैबिन देखा। कैबिन के बीच रखी एक टेबल पर एक लकड़ी का गोट हेड स्कल चुपचाप पड़ा था। अचानक अस गोट हेड ने अपना सर घुमाकर सीधा लॉरेंस की तरफ देखा। उसका खाली बेजान चेहरा ठंडी नजरों से लॉरेंस की आंखों में घूरने लगा। लॉरेंस ने हिम्मत जुटाकर धीरे से अपना सर ऊपर उठाया और तब उसने देखा स्टीयरिंग व्हील के पास एक लंबा और भयानक आदमी खड़ा था।
उसने पुराने जमाने की काली मैरिनर यूनिफॉर्म पहन रखी थी। उसकी मौजूदगी इतनी जबरदस्त और डरावनी थी जैसे वो खुद इस पूरे नाइटमेयर का मालिक हो। जहाज पर जल रही हर भूतिया हरी आग उसके हुक्म की गुलाम लग रही थी। यहाँ तक कि स्पिरिट रेल्म की गहराइयों में डूब चुका समुंदर भी उसके सामने डरा हुआ नजर आ रहा था। समुंदर की सतह उसके आसपास फट रही थी और एक लंबी काली दरार उसके साथ साथ चल रही थी। ये सब देखकर कैप्टन लॉरेंस ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। उसने मान लिया, अब वो वैनिश्ड का हिस्सा बन चुका है। उसके सामने खड़ा ये नाइटमेयर जैसा कैप्टन अपनी कभी ना खत्म होने वाली तन्हाई और खालीपन को भरने के लिए बलिदान की रूहों की तलाश में था। लेकिन अगले ही पल लॉरेंस ने दोबारा अपनी आंखें खोल दी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी भर की सारी हिम्मत और पगलपन इन कुछ ही पलों में सिमट आए हों। उसने पुरानी किताबों और पुरानी समुंदरी कहानियों से जो कुछ भी सीखा था सब याद किया। फिर उसने वैनिश्ड के उस डरावने कैप्टन की आंखों में सीधा देखते हुए जितनी शांति और ईमानदारी से बोल सकता था उतनी शांति से कहा, तुम्हें सबको ले जाने की जरूरत नहीं है, मुझे ले जाओ, मेरे क्रू को छोड़ दो। वो लंबा साया कुछ देर तक बिल्कुल चुप रहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी नजर लॉरेंस पर टिकाए रखी। उसकी आंखों में हल्की सी जिज्ञासा थी, जैसे उसे ये बात थोड़ी दिलचस्प लगी हो कि एक इतना छोटा सा इंसान उसे सौदा करने की हिम्मत कर रहा है। लॉरेंस का सब्र आखिर टूट गया। वो पूरी ताकत से चीख पड़ा। उन सब के घर पर उनके परिवार उनका इंतजार कर रहे हैं। इस बार आखिरकार वैनिश्ड के कैप्टन ने प्रतिक्रिया दी। उसने लॉरेंस की तरफ देखा और लगा जैसे वो कुछ बोल रहा हो, लेकिन उसी वक्त अचानक चारों तरफ से एक भयानक शोर उठ खड़ा हुआ। तेज हवा, उछलती लहरों की गरज और अजीब सी चीखती हुई स्टैटिक की आवाज, सब कुछ एक साथ गूंज उठा। लॉरेंस को आवाजें सुनाई दे रही थी, हरकतें महसूस हो रही थी, लेकिन एक भी शब्द साफ नहीं सुनाई दिया। वैनिश्ड का जवाब समुंदर की गरज में पूरी तरह दब गया। लॉरेंस जोर से चिल्लाया, क्या? हवा बहुत तेज है, मैं तुम्हारी बात सुन नहीं पा रहा। और उसी पल जैसे पूरी दुनिया की आवाजें एक साथ वापस लौट आईं। हवा, लहरें और बाहर सेलर्स की चीख पुकार, सब कुछ फिर से साफ सुनाई देने लगा। लॉरेंस ने आंख के कोने से देखा, हरी आग बहुत तेज रफ्तार से उससे दूर हट रही थी और वैनिश्ड का भूतिया जहाज धीरे धीरे धुंध की तरह हवा में घुलकर गायब होने लगा। उसने गहरी सांस ली। लॉरेंस ने हैरानी से अपने हाथों की तरफ देखा, जो हाथ कुछ पल पहले हरी आग में जलकर बिल्कुल खत्म हो चुके थे। अब वो फिर से बिल्कुल ठीक थे। व्हील हाउस में मौजूद बाकी लोग भी एक ही पल में अपनी स्पिरिट फॉर्म से वापस मांस और खून के शरीर में लौट आए। प्रेयर अल्तर के पास बैठा वो भक्त प्रीस्ट जमीन पर गिरा हुआ था। वो जोर जोर से सांसें ले रहा था और लगातार स्टॉर्म गॉडेस गमोना का पवित्र नाम जप रहा था। प्रेयर अल्टर पर रखे सेंसर से निकलने वाला गंदा बैंगनी कला धुआं भी धीरे धीरे गायब हो रहा था। उसकी जगह अब पेतल के सेंसर से साफ सफेद धूप का धुआं उठ रहा था। लॉरेंस को अपनी सांसें नॉर्मल करने में काफी वक्त लगा, लेकिन उसके बाद भी वो बार बार इधर उधर देख रहा था, जैसे उसे अभी तक यकीन ही ना हो कि वो डरावना सपना सच में खत्म हो चुका है। तभी उसके पास फर्स्ट मेट की आवाज सुनाई दी, कैप्टन, वो जहाज वैनिश्ड गायब हो चुका है। लॉरेंस अभी भी पूरी तरह होश में नहीं था। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने धीरे से, जैसे खुद से ही बात कर रहा हो, कहा, उसने हमें जाने दिया। फर्स्ट मेट उसकी बात समझ नहीं पाया। कैप्टन, आपने क्या कहा? लॉरेंस के मुंह से बिना सोचे निकल गया, कैप्टन डंकन। लेकिन अगले ही पल उसने जोर से अपने ही गाल पर थप्पड़ मार दिया, जैसे उसने कोई मना किया हुआ नाम बोल दिया हो। फिर उसने तुरंत फर्स्ट मेट की तरफ देखा और सख्त आवाज में हुक्म दिया, पूरे जहाज की रोल कॉल लो, अभी पता करो कोई आदमी गायब तो नहीं है। फर्स्ट मेट ने बिना देर किए सिर हिला दिया और मुड़कर जाने लगा, लेकिन लॉरेंस ने उसे दोबारा रोक लिया, और ये भी देखना कहीं जहाज पर कोई एक्स्ट्रा आदमी तो नहीं आ गया। फर्स्ट मेट एक पल के लिए बिल्कुल जम गया, फिर उसे कैप्टन की बात का मतलब समझ आ गया। उसकी आंखों में दोबारा डर की एक झलक उभार आई। उसने धीरे से स्टॉर्म गॉडेस गमोना का नाम लिया और तुरंत डेक की तरफ दौड़ पड़ा। व्हाइट ओक, जो अब भी स्पिरिट रेल्म की अवस्था में सफर कर रहा था,
उस पर असेंबली बेल बजने लगी। उस घंटी की आवाज बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे किसी की मौत का फैसला सुना दिया गया हो। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि स्टोरी रेल्म हिंदी विद शिव पर आने वाली हर नई स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में डीप सी एम्बर्स चैप्टर 6 के साथ।